गृह मंत्री को तुरंत बोलते देखा कि हाँ कुछ कमियां रह गई हैं और हम उनकी समीक्षा करेंगे, दोषी लोगों को हम जरूर दंडित करेंगे। यही मेरी भी इच्छा थी कि मैं वहां पहुंचूं और कोई तथ्य ऐसा लगे जिसकी अनदेखी हो गई हो तो वो मैं राज्य सरकार के नोटिस में लाऊं, और उसका तो मुझको मौका नहीं मिल पाया है। तो मैं मध्य प्रदेश की धरती से ही राहुल गांधी जी को कहूंगी कि आपने संसद के कक्ष में आदिवासियों को आमंत्रित किया है, आप अपने घर के ड्राइंग रूम के सोफे पे उनको बिठा करके नाश्ता कब कराएंगे, चाय कब पिलाएंगे उन दलितों को जिनके घर आप उत्तर प्रदेश में गए थे और उन आदिवासियों को जिनको आपने आज आमंत्रित किया है। और मध्य प्रदेश की स्थितियों को अगर समझना है तो फिर मध्य प्रदेश में भ्रमण करिए, आम जनता से मिलिए और उनकी स्थितियों को समझिए, ताकि आप लोग पूछ लीजिए। राहुल जी रतनगढ़ जाने वाले हैं, दतिया में घायलों से गलत किया? मैंने गलत नहीं कहा, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अभी मैंने ये कहा भी नहीं कि उनको वहां नहीं जाना चाहिए, बल्कि मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि वो उत्तराखंड में क्यों नहीं गए। वो तब गए जब नरेंद्र मोदी वहां चले गए, और जब उत्तराखंड की पूरी ट्रेजेडी हुई तो पूरे समय मैंने सुना है वो भारत में थे ही नहीं। और आप ये मत सोचिएगा कि राहुल सामान्य व्यक्ति हैं तो उनको टिकट बनवाने में टाइम लगा, तो फ्लाइट में जगह नहीं मिली इसलिए 3-4 दिन लग गए। वो राहुल गांधी वो जहां भी थे वो कांकर्ड प्लेन से भी पहुंच सकते थे, 12 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते थे, और ट्रेजेडी के 24 घंटे के अंदर वो उत्तराखंड में हो सकते थे। नरेंद्र मोदी ने जाने की कोशिश की तो गृह मंत्री जी ने उनको रोका, लेकिन राहुल गांधी को नहीं रोका। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी जब चाहते तब जाते, लेकिन वो लगातार भारत से बाहर बने रहे। और वो आए ही तब जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंच गए, और आप ही सब लोगों ने उनकी भर्त्सना शुरू की, खास करके मीडिया ने, और बाकी हमने उतना नहीं बोला जितना, क्योंकि हमने तो तय किया था कि हम उत्तराखंड की ट्रेजेडी पर राजनीति नहीं करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, रिलीफ देंगे, लेकिन बयानबाजी नहीं करेंगे इस विषय को लेकर के। हाँ, बाद में तथ्यों की समीक्षा करेंगे, और हमने बाद में की, हमारी कमेटी बनी और हम तथ्यों की समीक्षा करने के लिए गए। तो इसलिए वो उत्तराखंड भी जा सकते थे, वहां तो वो नहीं गए, लेकिन रतनगढ़ जा रहे हैं तुरंत, तो हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पत्र लिखा है, उसकी कॉपी भी भिजवाई है मीडिया के लोगों को। बस मैं कार्रवाई कुछ नहीं करती, क्योंकि कार्रवाई करना पूरा चुनाव आयोग के हाथ में है। मैंने तो उनसे निवेदन किया है कि ये वायलेशन में आता है कि नहीं उनके रूल्स के, अगर वो नहीं आता है तो नहीं कार्रवाई करें, और आता है तो कार्रवाई करें। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि बाबा रामदेव जी मुख्य अतिथि थे और मैं उस कार्यक्रम की अध्यक्ष थी, सदस्य थी दशहरे के कार्यक्रम की। तो मुझे तो रिटर्निंग ऑफिसर का फोन गया और मैंने उनको पूछा भी कि आप रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से ही बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा, वो बोले, और बड़े सम्मान के साथ कलेक्टर ने मुझे कहा कि दीदी आप कार्यक्रम में मत आइए। चुनाव आयोग को लात मारने की बात तो मैंने नहीं सुनी है, जो बात थी वो दूसरे प्रकार की थी, लेकिन मैं इस तरह की बातों के बचाव में बोलूंगी नहीं, मैं उन्हीं पर छोड़ दूंगी कि वो अपना बचाव खुद करने में सक्षम है और वो कर लेंगे। हिंदी में था, वो कल देखा मैंने, वो मेरी 2006 की प्रेस कॉन्फ्रेंस है गुजरात की। आज हम 2013 के एंड में बैठे हुए, 7 साल पूरे हो गए। गुजरात की, संसार की हर एजेंसी ने गुजरात की समीक्षा की है, भारतीय एजेंसियों ने भी, यहाँ तक कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी, और उसमें ये पाया है कि सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर आज गुजरात का है। और ये भी पाया है कि जो करप्शन फ्री गवर्नमेंट है वो सबसे अच्छी गुजरात और गोवा 2 जगह की मानी गई है, और लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा गुजरात का माना गया है। तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि वहाँ की महिलाएं सबसे सुरक्षित मानी गई हैं, गुजरात की महिलाएं, तो डेवलपमेंट की दृष्टि से भी और कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी, इकोनॉमिक ग्रोथ की दृष्टि से भी गुजरात इस समय पर भारत का नंबर 1 का राज्य है। और उसी दृष्टि को ध्यान में रख करके पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, ये जनता की तरफ से आवाज उठी, उसको संगठन को स्वीकार करना पड़ा, और अंत में संगठन को घोषणा करनी पड़ी कि नरेंद्र मोदी जी हमारे भावी प्रधानमंत्री जी होंगे। और मैं भी ये मानती हूँ कि जैसे सर्वे की रिपोर्ट्स बदल गई, मेरे भी विचार आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में यही कि नरेंद्र मोदी जी भारत का भविष्य है, भारत का भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है। गुजरात लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से हिंदुस्तान का नंबर 1 का राज्य है, इकोनॉमिक ग्रोथ की दृष्टि से गुजरात भारत का नंबर 1 का राज्य है, और यही गुड गवर्नेंस होती है, जो करप्शन फ्री गवर्नमेंट होती है, जो
अच्छी लॉ एंड ऑर्डर की गवर्नमेंट होती है और उसके साथ डेवलपमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको मिला करके वो गुड गवर्नेंस होती है। और उसमें इस समय पर गुजरात भारत का नंबर 1 का राज्य है और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री पद के लिए पूरे देश की जनता की तरफ से आज उम्मीदवार हैं और पूरे देश की जनता ने उनकी उम्मीदवारी का जिस प्रकार से स्वागत किया है उससे मुझे लगता है कि भारत का भविष्य नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षित है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और इसके लिए दिन रात प्रयत्न करेंगे कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने। मैं कांग्रेस की निंदा करूंगी इस बात के लिए क्योंकि चुनाव आयोग ने यह भी एक बात कही है, एक एडवाइस दी है कि पुराने रेफरेंसेस को यूज नहीं किया जा सकता। तो मेरा जो रेफरेंस है ये 2006 का है, वो बदल गया है। जैसे सर्वे बदल गए हैं, वो उस समय का मत है, ये आज का मत है। तो इसलिए 7 साल में परिस्थितियां बदलती हैं, लोगों के विचार बदलते हैं, कई हालात बदलते हैं। तो इसलिए मैं कांग्रेस को कहूंगी कि अगर आप में इतनी कुंठा और निराशा है, आप इस प्रकार के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपकी खुद की औकात नहीं है नरेंद्र मोदी पे हमला करने की, तो आप मेरे पुराने 7-8 साल पुराने संदर्भों को निकाल रहे हैं। अगर ये कांग्रेस की कंगाली हो गई है तो मैं उनको कहूंगी कि वो लोग फिर अब राजनीति करना बंद कर दें। अन्ना हजारे के साथ इतना यूथ लगा और मेरे ख्याल से अन्ना 75 पार कर चुके हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि जो यूथ है वो यूथ के पीछे नहीं भागता, सिद्धांतों के पीछे भागता है, देशभक्ति के पीछे भागता है। महात्मा गांधी ने भी जब आह्वान किया था तो बहुत बड़ा यूथ उनके पीछे लगा था। आपको जेपी मूवमेंट भी अगर स्मरण हो आप लोगों को, क्योंकि हम सब लोग उसमें बहुत छोटे छोटे थे, उस समय भी बहुत यूथ जेपी के साथ लगा था। ना गांधी जी उस समय युवा थे, ना जेपी युवा थे और ना अन्ना को अभी हमने स्वयं देखा, ना वो युवा है। युवा वर्ग जो है वो एज के पीछे नहीं भागता, सिद्धांतों के, देशभक्ति के पीछे भागता है, क्योंकि उसके मन में देश के लिए कुर्बान होने की एक इच्छा होती है और वो अपने अपने आप को बिल्कुल निछावर करने के लिए तैयार रहता है और जो भी उसके हृदय के तार को, इस भाव को जगा देता है, वो उसके पीछे लग जाता है। दूसरा मेरा ये कहना है कि अभी भी उनके जो प्रधानमंत्री हैं, उनके जो गृह मंत्री हैं, उनके जो वित्त मंत्री हैं कांग्रेस के, यूपीए के, आप उनकी उम्र देखिए क्या है। आपका नाम भूल गया, मुझे माफ करना। दिनेश। हाँ, देखिए मैंने जो राजनीति की है वो नेताओं की तवज्जो की तो की ही नहीं। मुझे तो आपने सम्मान दिया, जनता ने सम्मान दिया, तो इसलिए मैं इस चीज को काउंट नहीं करती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर मेरा सम्मान ना करती होती तो आज मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ना होती, आज मैं गंगा जैसे एक महत्वपूर्ण अभियान की संयोजक ना होती। तो इसलिए मुझे तो कभी अपने प्रति सम्मान में कमी लगी नहीं। और जो कांग्रेस के नेता हैं उनको मैं जरूर कहूंगी कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे सहानुभूति की जरूरत नहीं। ये तो आप मैं अपनी तरफ से बोलना अच्छा थोड़ा लगता है इन बातों में, इसलिए ये जो सवाल है ये मुझसे नहीं होने चाहिए, राजनाथ जी से होने चाहिए। नहीं, कोई नहीं भटक रहा, भारतीय जनशक्ति का कोई विधायक नहीं भटक रहा, वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं कल लक्ष्मण तिवारी जी के क्षेत्र में थी, आज मैं देवेंद्र पटेल के क्षेत्र में वहाँ छींद के हनुमान जी को मत्था टेकने जा रही हूँ। और इसलिए यहाँ तो कांग्रेस की दम टूट गई है और इसलिए जब पहले 140 के करीब मेजोरिटी आई थी तो मैं अब मानती हूँ कि वो मेजोरिटी 150 से ऊपर हो सकती है। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का आपका क्या कार्यक्रम है? पार्टी ने कोई कार्यक्रम बनाया है? आपका चुनाव प्रचार क्या करेंगे आप मध्य प्रदेश में? मुझे अभी केंद्रीय कार्यालय से एक पत्र आया था राष्ट्रीय पदाधिकारियों के लिए जो सूचना जाती है, उसमें उन्होंने मेरा समय मांगा है। उन्होंने मेरे 6 दिन मांगे और उन्होंने ये भी कहा कि अब मध्य प्रदेश के लिए और हम और भी दिन मांगेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप जितने दिन कहोगे उतने दूंगी।